नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राम अवतार जैंगेड एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कला संस्कृति की दूसरी क्लास आपके लिए लेके आया हूं मैं आज। क्लास को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, जिससे हमें और दुगनी चौगुनी ऊर्जा मिली है दोस्तों। इसी के साथ आज दूसरी क्लास में लेके आया हूँ। आज थोड़ी क्या तबीयत नरम है, लेकिन क्या है कि बाहर का माहौल गर्म है और आप तो सब अपने हो, आपसे कैसी शर्म है। तबीयत नरम होने के बावजूद भी मैं आपके सामने आया हूँ दोस्तों। तो मैं आज कला संस्कृति में त्योहार की आज दूसरी क्लास आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप अंत तक बने रहे दोस्तों और क्लास को पूरी देखना। आपको पूरी देखोगे दोस्तों तभी आपके समझ में आएगी, क्योंकि सामने आ रही है भर्ती पशु परिचर की। उसके अंदर आपके 45 जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके पशुपालन के। उसके अलावा कला संस्कृति, इतिहास और ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चन रहेंगे। कल अमर सिंह जी सर ने भी आपके सामने इतिहास की क्लास डाली थी, बहुत ही शानदार आपका उस पर रिव्यू रहा, शानदार आपने मतलब व्यूज दिए, उस पर बहुत प्यार दिया। हम दोगुने उत्साह से आपके सामने पेश हो रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं त्योहार से संबंधित कुछ बातें, जैसे कि किसी भी माह के अंदर, किसी भी माह में दो पक्ष या पखवाड़े होते हैं। चाहे आप चैत्र का महीना ले लो और अंत में चले जाओ फाल्गुन पे, तो वहां से लेके वहां तक आपको कितने पक्ष मिलने वाले हैं दोस्तों? दो पक्ष मिलने वाले हैं, जिसके अंदर जो पहला पक्ष रहेगा, पहला पक्ष वो रहेगा दोस्तों कृष्ण पक्ष का, और दूसरा पक्ष, दूसरा वाला पक्ष है दोस्तों शुक्ल पक्ष का। यानी कि किसी भी माह की शुरुआत कौन से पक्ष में होनी है? कृष्ण पक्ष में होनी है। और कृष्ण पक्ष अगर चल रहा है तो उसके अंदर अंतिम दिन कौन सा होता है दोस्तों? वो अमावस्या का होना है। और शुक्ल पक्ष चल रहा है, जो दूसरा वाला पक्ष होता है किसी भी महीने में, उसके अंदर अंतिम दिन कौन सा होगा? वो है पूर्णिमा। यानी कि महीने का जो शुरुआती दिन है वो है कृष्ण पक्ष की एकम, और जो महीने का अंतिम दिन है वो है पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा में कोई बीच में पक्ष नहीं आता है, उसके मैं उदाहरण आपको अभी बता दूंगा। किसी भी माह की शुरुआत, किसी भी माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष में होती है। लाइन वाइज बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी भी माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष में होती है। और दूसरा पक्ष मैंने बता ही दिया कौन सा है दोस्तों, शुक्ल पक्ष। एक और लाइन लिख लेते हैं कि अमावस्या व पूर्णिमा में कोई पक्ष नहीं लगता, कोई पक्ष नहीं लगता। उसके मैं उदाहरण आपको खाली पेज पे बता देता हूं दोस्तों। जैसे मैं यहीं पर बताता हूं, इसको मैं वापस मिटा दूंगा। जैसे आज कोई तिथि ले लेते हैं अपन कि मार्गशीर्ष, आज की ले लेते हैं अपन मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी। यानी कि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष की क्या है दोस्तों? अष्टमी है। यानी कि अब जो आने वाला जो बड़ा त्योहार है, वो जो इसमें महीने का जो अंतिम दिन है वो रहेगी पूर्णिमा। तो इसमें क्या लगेगा? मार्गशीर्ष। अब यहां पर शुक्ल नहीं लगेगा दोस्तों, वो सीधा क्या आएगा? पूर्णिमा आएगा, बीच में पक्ष नहीं लगता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? अगर पूर्णिमा आई है तो इससे पहले कौन सा पक्ष चल रहा था? शुक्ल पक्ष चल रहा था। ऐसे ही जैसे कि अष्टमी है आज, इसके 8 दिन पहले वाला जो था वो क्या था? मार्गशीर्ष की अमावस्या। वो थी मार्गशीर्ष की अमावस्या सीधी। अब इसमें कृष्ण पक्ष इससे पहले था, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा में कोई भी पक्ष नहीं लगना है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल वाइज हर चीज बताऊंगा। मैं आपको जब महीनों के हिसाब से आप त्योहारों को पढ़ेंगे तो एक भी चीज आपकी मिस नहीं होनी है। इसको मैं वापस यहां से रूलर कर देता हूं, क्योंकि इसमें अपन प्रसिद्ध तीज पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आप इसको अपने नोट्स के अंदर उतार सको। इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रसिद्ध तीज की। अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों तीज में से, वो बनता है प्रसिद्ध तीज के अंदर बड़ी तीज का। बड़ी तीज की बात करें तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बूंदी की प्रसिद्ध है।
और छोटी तीज की अगर अपन बात करें तो वो कहाँ की है दोस्तों, जयपुर की। तीज की सवारी भी जयपुर की, गणगौर की सवारी भी जयपुर की। अपन बात कर लेते हैं प्रसिद्ध तीज सबसे पहले कौन सी है, आखा तीज, जिसका जो दूसरा नाम है वो है दोस्तों अक्षय तृतीया। ये आती कौन से महीने में है, मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये आती है दोस्तों बैसाख के महीने में, और बैसाख का पक्ष कौन सा लगना है, यहाँ पर शुक्ल पक्ष लगना है, और ये तृतीया की तृतीया। इसको अपन अपने ग्रामीण लैंग्वेज के अंदर जो बोलते हैं दोस्तों वो तीज बोलते हैं। मैं आपके सामने एक बार वापस इसका नाम बोल देता हूं सबका एक एक दिन का, कि एकम को अपन बोलते हैं गांव में पड़वा, द्वितीया को बोलते हैं दूज, तृतीया को बोलते हैं तीज, चतुर्थी को बोलते हैं चौथ, पंचमी को पांचा, षष्ठी को छठ, सप्तमी को साता, अष्टमी को आटा, नवमी को नवमी बोलते हैं, दसवीं को दशा बोलते हैं, एकादशी को ग्यारस, द्वादशी को बारस, त्रयोदशी को तेरस, और चतुर्दशी को चौदस, और फिर तो अमावस्या आनी है। उसके बाद में वापस एकम से शुरुआत करते हैं, और अंतिम दिन कौन सा होता है, वो पूर्णिमा का होता है। बैसाख की शुक्ल तृतीया को कौन है दोस्तों, आखा तीज। अब आखा तीज के बारे में अपन 2-3 बातें कर लेते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा अबूझ सावा है ये। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा हर चीज। और इस दिन अब अबूझ सावा है तो क्या होगा कि इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ये ग्रामीण परिवेश में ज्यादा होते हैं दोस्तों, क्योंकि वहां पर क्या होती है, सबसे बड़ी जो चीज है वो आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक तंगी होने का कारण है बेरोजगारी, और बेरोजगारी आपको पता है जनसंख्या वृद्धि इसका मुख्य कारण माना जाता है। इसके बारे में डिटेल में आपको तीनों को साथ में पढ़ा के बताऊंगा, तब तक आप देखो। दूसरी वाली आती है छोटी तीज। छोटी तीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये आती है कौन से, मतलब श्रावण के महीने में, श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं वो भी आप देख लें। इसके अन्य नाम है, श्रावण में आती है तो अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका, एक तो श्रावणी तीज, दूसरी मैं बात करूं आपके सामने, श्रावण में चारों ओर क्या होती है, हरियाली, तो इसका दूसरा नाम क्या है, हरियाली तीज। और श्रावण के अंदर जो महिलाएं क्या झूलती है, झूला, तो इसका और नाम क्या हो जाएगा, झूला तीज। तो ये इसके अन्य नाम हो गए। ये प्रसिद्ध काय की है, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों जयपुर की, ये जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बारे बाद में बात करते अपन बड़ी तीज की। बड़ी तीज कब आती है, ये आती है भाद्रपद के महीने में, और भाद्रपद का पक्ष यहाँ पर आपका कृष्ण लगने वाला है, और वो क्यों लगने वाला है इसकी भी मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा अभी। इसके बाद बात करते अपन इसके अन्य नाम के, तो अन्य नाम इसके हो जाएंगे आपका, बड़ी है तो बूढ़ी तीज, कजली तीज, और इसका जो अन्य नाम है वो है सातोड़ी तीज। और अपने आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं, राजस्थान में जो एग्जाम होते हैं, सबसे ज्यादा अगर तीज के टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो वो होता है दोस्तों कहां से, बड़ी तीज के अंदर से। ये पूछा जाता है कि सातोड़ी तीज कब आती है, कजली तीज कब आती है, कौन से पक्ष में आती है, तो पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष। ऊपर दोनों में कौन सा है दोस्तों, दोनों में शुक्ल पक्ष है। यहाँ पर कृष्ण पक्ष है, तो आपको याद कैसे रखना है कि कजली तीज इसको बोलते हैं अपन, और काजल का रंग कैसा होता है दोस्तों, काला होता है, और काला पक्ष कौन सा है, वो कृष्ण पक्ष है। ये प्रसिद्ध कहाँ की है, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। ये भी कैसे याद रखोगे आप, बैसे बड़ी और बैसे बूंदी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मेरा जो पहला वीडियो था दोस्तों उसके अंदर कई सारे कमेंट ऐसे आए कि आप जैसे ऑफलाइन बेस के अंदर मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते हो क्लास के अंदर, वो आप यहाँ पर ऑनलाइन के अंदर भी प्रयोग करो, ताकि हमारे को भी थोड़ा लुत्फ उठा सके हम क्लास का और आनंद ले सके क्लास का। तो बिल्कुल मैं जहां पर उपयोगिता होगी वो मैं वहां पर ऐसा ही करूंगा कि जहां पर मारवाड़ी भाषा का काम में ले सकूं, मैं मारवाड़ी भाषा को तो मैं काम में लूंगा बिल्कुल।
अब मैं बात कर लेता हूँ आका तीज के बारे में कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा अबू सावा क्यों कहलाता है और इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह क्यों होते हैं। तो दोस्तों मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ आपको, खाली पेज के अंदर बता देता हूँ कि ग्रामीण परिवेश ही है ऐसा जहां पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। सरकार ने इस पर रोकथाम के लिए काफी हद तक प्रयास करती है, आका तीज के दिन गांवों के अंदर गश्त भी रखती है कि कोई बाल विवाह तो ना हो रहा हो। इसके दुष्परिणाम है, इसीलिए तो सरकार रोक लगाने का काम करती है। अगर दुष्परिणाम ना हो तो सरकार क्यों करेगी। दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और वो बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको एक ग्रामीण लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपको हर चीज मिल सके। जैसे कि मान लो कोई ग्रामीण परिवार के अंदर 7 सदस्य हैं, 7 सदस्यों के अंदर, अब मैं मारवाड़ी में आ जाऊं थोड़ा सा होगा ना, 7 का मायने हो गया दादा दादी, 2 तो हो गया, 1 हो गया माता पिता, कितने हो गए टोटल 4 हो गया। 4 का बाद में बात करा पाऊं, ये 4 की 2 की जो है ना 3 औलाद और है, मतलब कि 3 पुत्र पुत्रियां इनके, तो 2 तो हो गई पुत्रियां और 1 हो गया पुत्र, 1 हो गया पुत्र। ये जो 2 पुत्रियां हैं, एक है 21 साल की, एक है 17 साल की, और वो जो पुत्र है ना लड़को है वो है 14 साल को। ठीक है, अब मैंने जैसे कि बताया था आपको कि गांव का मायने खाई होगा लोग बाग आर्थिक तंगियों जूझे, मतलब पैसों की बहुत कमी होती है। पैसों की कमी होने का कारण है दोस्तों बेरोजगारी, और बेरोजगारी गांव के अंदर आपको पता है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण। अब जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको एक परिवार के अंदर 7 लिखा दिए, ये कोई बड़ी संख्या नहीं है दोस्तों जैसा देखा जाए, क्योंकि दादा दादी हैं, उनके बेटे बेटी हैं और उनके 3 पुत्र पुत्रियां हो गई, तो सीधी सी बात है इतना ये कोई लंबा परिवार नहीं है। लंबा परिवार वो कहलाता है जिसके अंदर एक ही माता पिता के 4-5 बच्चे हो जाए, वो लंबा परिवार कहलाता है। अब मैं इसकी बात करता हूं आपको कि 21 साल, 17 साल और 14 साल। अब गांव में आर्थिक तंगी है, तो आर्थिक तंगी का मायने तीनों को साथ में ब्याह मांडी, तीनों को साथ में ब्याह मांडी, तो अब वो तो हो गया अपने नाबालिग, वो भी आ भी हो गया अपने नाबालिग। समझ में आ रही था क्या? 21 साल वाली बालिग है, ये पुत्री बालिग है, ये बालिग नहीं है, ये भी बालिग नहीं है, तो मतलब ये दोनों के क्या हो गए, ये बाल विवाह, ये बाल विवाह की गिनती में आ गए दोनों, ये विवाह मान्य है। अब बात कर लेते अपन बाल विवाह कशान हो भाई। अब क्या हुआ, अब जान शादी होगी एक ही भी होगी, एक ही भी होगी। अब जैसे कि मान लो ये 14 साल वाला पुत्र है, वो इसकी वाइफ को भेज नहीं रहे, क्योंकि अपने गांव में एक रस्म चल रहा है उनके वहां मुकलावा की सीख, और मुकलावा की सीख ब्याह तो मान दिया और मुकलावा की सीख बाद में दे दिया। अब मान लो दादाजी गुड़िया तो सिधार गए, तो अब की लुगाई ने लिया लिया 12वां कदम, मतलब पहली लिया तो पेड़ी ना पाना भाई का अपने बेटा की बू भी है एक, तो साथ में जबल की दोनों टाबरिया, तो ठीक है बुने तो ले रहा, दादाजी गुजर गया। अब दादाजी गुजर गया तो बीननी आएगी, अब बीननी कम कम 15-20 दिन तो रुकी 15-20 दिन रुकी, और मान लो थोड़ा अडी को अडी बढ़तो करतो प्रोडक्शन कर दियो, वो हो गयो प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन हो गयो तो भाई साहब 16 साल की एज के महीने मान लो, क्योंकि 2 साल बाद में मार दिया पाए ना, 16 साल की एज के अंदर मान लो बच्चा बच्ची हो जाता है, उसके बच्चा बच्ची हो गया तो वो कितना परिपक्व होगा। आप जैसे किसी के जेब के अंदर मान लो अधिकतम 200 रुपए पड़े हैं, तो आप आगे वाले को कितने दे देंगे, 200 से ज्यादा तो दे नहीं सकते। तो एक 16 साल की लड़की के अंदर कितने संवेग होंगे वो आप खुद समझते हो। तो 16 साल की लड़की के अगर कोई पुत्र पैदा या कोई पुत्री पैदा होगी, तो उसके अंदर वो वाले गुण नहीं होंगे जो 21-22 साल परिपक्व होने के बाद में बच्चे में होते हैं। तो वो मानसिक रूप से मतलब शारीरिक रूप से सब चीज से क्या होगा, वो कमजोर पैदा होगा, और वो आगे जाके सारी पीढ़ियों को खराब करेगा। तो बाल विवाह की यही है दुष्परिणाम दोस्तों। बाल विवाह होना गलत नहीं है, बाल विवाह के बाद में जो भी क्रियाएं होती है वो गलत मानी जाती है सरकारी रूप से, सब रूप से। इसलिए बाल विवाह को रोकथाम के लिए सरकार क्या चलाती है, इसके ऊपर रोकथाम के सारे मतलब वो चलाती है कि आप इसको रोको, ग्रामीण परिवेश में ऐसा मत होने दो, लेकिन फिर भी बहुत सारे के आर्थिक तंगी के हिसाब से इसको करवा देते हैं। तो ये मैंने बताई थी आपको बाल विवाह के बारे में कि सबसे बड़ा अबूझ सवाल है, गांव के अंदर कोई पूछते ही नहीं है, आकाती जाएगी तो ब्याह मान दो पड़ो, इसीलिए सर्वाधिक बाल विवाह होने के कारण होते हैं गाँव में। अब बात करते हैं अपन छोटी तीज की। ये कौन से महीने में है दोस्तों, श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इसके अन्य नाम मैंने बताई दिए थे आपको, श्रावणी तीज, हरियाली तीज और झूला तीज। कहाँ की प्रसिद्ध है ये, जयपुर की प्रसिद्ध है।
इसके बाद बात कर रहे थे अपन कौन सी तीज की, बड़ी तीज की। ये आती है भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को आती है। इसके अन्य नाम मैंने बताए थे आपको, बड़ी है तो क्या हो गई, बूढ़ी हो गई, बूढ़ी खान की होगा, काली होगा तो कजली हो गई। और चौथा नाम कौन सा है, सातुड़ी तीज। और ये वैसे भाई याद रखना है कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी वाली, बड़ी तीज। इंपॉर्टेंट ये वाला देख लेना आप आने वाली परीक्षाओं में, और जो गत परीक्षाएं निकली है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, बड़ी तीज वाला है। मैं बात करता हूं आपके सामने प्रसिद्ध एकादशी की। ये तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, इसके बाद आपको बिल्कुल महीनों के हिसाब से चलूंगा, सारी चीजें आपको क्लियर करता चलूंगा। क्लास को आप अंत तक देखिए बिल्कुल, और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास में सारी क्लासें आ सके। कल हिस्ट्री वाले सर ने भी क्लास अपलोड की थी, शानदार क्लास थी, सबके रिव्यू बहुत अच्छे आए, हमें बहुत अच्छा लगा देख के। सारी क्लासें आप देखते चलो, आप तक हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध एकादशी की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जो आती है दोस्तों वो कौन सी है, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों देवशैनी एकादशी। देवशैनी एकादशी। फिर आती है जल झूलनी एकादशी। इनके महीने में आगे लिखूंगा, आप देखते चलो बस अभी। जल झूलनी एकादशी। चौथे नंबर की आती है तुलसी एकादशी। पांचवें नंबर पर देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी। और अंतिम कौन सी है, आंवला एकादशी। आंवला एकादशी। अब मैं बात कर लेता हूं महीनों के बारे में कि ये कौन कौन से महीने में आती है। तो सामने देखिए आप, निर्जला एकादशी कौन से महीने में, जेठ के महीने में, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। कैसे याद रखोगे, कल मैंने जो मेरी पहले वाली क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक गर्मी कौन से महीने में पड़ती है दोस्तों, जेठ का महीना में पड़े। और जेठ का महीना में पड़े तो सबसे ज्यादा पानी की कहीं रहे, कमी रहे। तो निर्जल यानी कि बिना जल वाली कौन सा महीना, जेठ का महीना। देवशैनी, देव कब सोते हैं, आषाढ़ के महीने में सोते हैं। पक्ष कौन सा लगाओगे, शुक्ल पक्ष। और एकादशी की जगह एकादशी। अब देखो ट्रिक से चलते हैं अपन, बिल्कुल की ट्रिक कैसे चलेगी, काम में आएगी। तो देखो ये देव को सुला दिया और ये 4 महीने पूरे हो गए, यानी कि देव कितने महीनों के लिए सोते हैं, 4 महीनों के लिए सोते हैं। इस दौरान क्या नहीं होता है दोस्तों, इस दौरान हिंदू धर्म के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। मांगलिक कार्य जैसे कि कोई आदमी मरे कोने की मार साहब, हाँ मेरी मरबो कोई मांगलिक कार्य में न आवे। लेकिन बात करते अपन की मांगलिक कार्य जैसे कि शादी हो गया, सगाई हो गई, घर को नांगल हो गया, जड़ूला हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती है दोस्तों, ये मांगलिक कार्य में आती है। 4 महीने के लिए देव सो जाते हैं, 4 माह के लिए देव सो जाते हैं। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। समझ गए ना आप, 4 महीने के लिए देव सो गए। मैंने ये लाइन को इसलिए लाया हूं मैं यहाँ पर क्योंकि देव उठनी एकादशी यहाँ पर है। अब आप आगे गिनो, मैंने महीने गिनाए थे आपको, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। चौथे नंबर का महीना आ रहा है कौन सा, आषाढ़ का। अब आगे चलो, आषाढ़ के बाद में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। तो यानी कि देव कब उठ जाएंगे वापस, कार्तिक के महीने में, शुक्ल पक्ष की जगह शुक्ल पक्ष। और ये यहाँ पर कौन आ गई है, एकादशी। तो कितने महीनों के लिए देव सोए, 4 महीनों के लिए सोए। कब, आषाढ़ की शुक्ल एकादशी को, और उठे कब दोस्तों, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। इसी दिन से अपने पुष्कर मेला स्टार्ट होता है, जो अपने लोक मेलों के अंतर्गत आता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। इसमें मतलब ये विश्व में सबसे बड़ा मेला, सबसे रंगीन मेला है ये। इसमें सर्वाधिक जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग बाग आते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में, और यहाँ पर देखने के लिए विश्व से भी कई आगंतुक आते हैं। इसके बाद बात करते हैं जल झूलनी एकादशी की।
वो कब आती है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इसके बारे में एक बात है, वो मैं आपको बताऊंगा, साइड में लिख दूंगा भी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी की। इसके बाद तुलसी एकादशी, ये आती है कार्तिक के महीने में। यहाँ पर लगेगा पक्ष कौन सा? कृष्ण पक्ष, क्योंकि सब जगह शुक्ल लग रहा है, आपको कोई कंफ्यूजन हो नहीं रहा। जहां पर भी कृष्ण आएगा उसके मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्तों? ट्रिक बताऊंगा। इसके अंतिम जो है वो आंवला एकादशी, और अंत वाला महीना कौन सा है? फाल्गुन का महीना, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, ये अंत में आ रही है। अब मैं बताता हूं आपको कि कार्तिक जो है कृष्ण है, इसमें कार्तिक कृष्ण एकादशी, तुलसी एकादशी। तुलसी के बीज का कलर कैसा होता है? कमार साहब कालो हो गया, तुलसी का बीज को कलर कालो, तो कासे महीना कार्तिक, और पक्ष कौन सा लग गया? कृष्ण का। तो कार्तिक कृष्ण एकादशी को कौन सी एकादशी आ गई? तुलसी एकादशी। और देव उठनी 11 सदे, कार्तिक शुक्ल एकादशी को आंवला एकादशी अंत में आ रही है, तो अंत का महीना कौन सा है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं आपके जल जोड़नी एकादशी की। इस दिन लकड़ी के बेवाण पर ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है, ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है। समझ गए ना आप? जल जूलनी एकादशी के दिन शाम के टाइम में लकड़ी का बेवाण होता है, जो कहाँ का प्रसिद्ध है वो कमेंट में आप बताना। मैं अगली वाली क्लास में आपको बताऊंगा, आप कमेंट में बताना कि लकड़ी का बेवाण कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, जो काष्ठ कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, आप कमेंट के माध्यम से बताना। मैं अगली वाली क्लास में आपको जरूर बताऊंगा। तो लकड़ी के बेवाण पर ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है, वो किस दिन है दोस्तों? जल जूलनी एकादशी के दिन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो मैंने बताया था ना आपको जल जूलनी एकादशी, ये इसी का मैटर है सारा। जल जूलनी एकादशी का मैटर ये वाला जो दिख रहा है आपको, कि इस दिन लकड़ी के बेवाण पर ठाकुर जी की सवारी निकाली जाती है। इसका मैंने आपको क्वेश्चन भी बोला था कि ये लकड़ी का जो बेवाण है, यानी कि जो काष्ठ कला है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? आप कमेंट के माध्यम से मेरे को जरूर बताना। इसके बाद चलते अपन प्रसिद्ध पूर्णिमा की ओर। मैं फिर एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तो मैं केवल प्रसिद्ध जो फेमस फेस्टिवल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद तो मैं आपको महीनों के हिसाब से वैसे ही पढ़ाऊंगा। प्रसिद्ध पूर्णिमा में अगर बात करता हूं मैं, पहली वो है दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। दूसरे नंबर की है वो है गुरु पूर्णिमा, और तीसरे नंबर की है शरद पूर्णिमा। ठीक है। अब ये बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा, इन दोनों के तीनों के अलग अलग नाम और है। बुद्ध पूर्णिमा को क्या कहते हैं, गुरु पूर्णिमा को और क्या कहते हैं, और शरद पूर्णिमा को और क्या कहते हैं? तो बुद्ध का दूसरा नाम है पीपल पूर्णिमा। यह भी अपने हिंदू समाज के अंदर विवाह का त्योहार माना जाता है। इसके बाद में गुरु पूर्णिमा, तो गुरु जी कौन थे? व्यास जी थे। तो ये गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम हो गया व्यास पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा का अन्य नाम है रास पूर्णिमा, रास पूर्णिमा। ठीक है। ये कब आती है बुद्ध पूर्णिमा? कैसे याद रखोगे इसको? वैसे बै याद रखो, बैसाख की पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा यानी कि बैसाख की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। और इसकी बात करते हैं शरद पूर्णिमा की, तो वो कब आती है? आश्विन पूर्णिमा। ये हो गई आश्विन की पूर्णिमा। अब देखो एक और चीज मैं बता देता हूं कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या होता है। तो इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, यानी कि चंद्रमा पूरा चमकता है, चंद्रमा पूरा चमकता है इस दिन। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से क्या होता है दोस्तों? परिपूर्ण होता है, पूरा चमकता है, पूरा दिखाई देता है। पहली कौन सी हो गई? बुद्ध पूर्णिमा। इसका दूसरा नाम क्या है? पीपल पूर्णिमा। कौन से महीने में आ रही है? बैसाख के महीने में पूर्णिमा को आ रही है।
फिर दूसरी कौन सी, गुरु पूर्णिमा, इसका दूसरा नाम व्यास पूर्णिमा, कौन से महीने में, आषाढ़ के महीने में। फिर बात करते हैं शरद पूर्णिमा की, इसका दूसरा नाम रास पूर्णिमा, और ये कब आ रही है, आश्विन के महीने में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आपको महीनों के हिसाब से हर चीज बताने वाला हूं, स्क्रीनशॉट भी ले लें आप। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये तो हो गई आपकी प्रसिद्ध जो तीज थी, प्रसिद्ध एकादशी थी, और प्रसिद्धि क्या थी आपके सामने, पूर्णिमा थी। इसके बाद में मैं चलता हूं आपके सामने कि श्रावण माह के त्योहार से अपन शुरुआत करते हैं कि श्रावण माह के त्योहार। ठीक है, त्योहार के बारे में भी एक और चीज बताता हूं मैं आपको। बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं, जैसे हिंदी का कोई पेपर होता है ना, सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन आता है, तो त्योहार एक उज्जवल, एक आशीर्वाद। ये हिंदी वाला मार साहब की क्लास चाल गया मान लो। ये त्योहार जो बिल्कुल ओरिजिनलिटी वाला त्योहार है, ये बिल्कुल राइट है, इसमें डबल मात्रा नहीं लगती, नहीं कोई बिंदी लगती है। जो बिल्कुल 100% शुद्ध माना जाता है वो ये वाला, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, उज्जवल आशीर्वाद। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं अपन, पहला पक्ष कौन सा लगेगा, वो लगेगा दोस्तों कृष्ण पक्ष, और दूसरा पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष। अपन ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, एक तरफ पढ़ेंगे अपन कृष्ण पक्ष और दूसरी तरफ पढ़ेंगे अपन शुक्ल पक्ष। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में अपन ऐसे नहीं है कि पूरे 15 दिन ही पढ़ेंगे उस पखवाड़े के, नहीं, उन पखवाड़े के अंदर या उस पखवाड़े के अंदर जो भी त्योहार रहेंगे, जिस भी तिथि को त्योहार रहेंगे, बस अपन वही पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के अंदर, वो आती है दोस्तों निड्री नवमी। और निड्री नवमी कब आती है, सीधा सा लिख लो, श्रावण कृष्ण नवमी। ठीक है, इस दिन किसकी पूजा होती है, इस दिन नेवलों की पूजा होती है। इस दिन नेवलों की पूजा होती है। नेवलों की पूजा होती है। इसके बाद में आती है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या कब आएगी, ये श्रावण की अमावस्या के दिन। अब हरियाली अमावस्या के दिन राजस्थान में 3 मेले लगते हैं जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है दोस्तों। वो तीनों मेले भी मैं आपको बताने वाला हूं, वो कौन कौन से रहेंगे वो भी आप देख लो। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो हरियाली, ये तो हरियाली हरे पेन से लिखते हैं अपन। वो सबसे पहला है कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का मेला ये कहाँ लगता है, ये मांगली आवास में लगता है। मांगली आवास कहां पर पड़ता है, ये अजमेर के अंदर। नवीन जिला चेंज हो चुका है इसका। दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं अपन, वो कौन सा है, गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ का। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ ये कहां पर है, ये है रायसिंह नगर में। और रायसिंह नगर कहां पर पड़ता है, श्री गंगानगर। वर्तमान के अंदर कहां है, ये अनूपगढ़ के अंदर। नया जिला जो बना अभी उसके अंदर आता है। आप दोनों नोट कर लेना साथ में, मांगल्यावास अजमेर, वर्तमान में ब्यावर, रायसिंह नगर श्री गंगानगर प्राचीन, और वर्तमान में अपने अनूपगढ़। तीसरा जो मेला है दोस्तों वो है श्री जी का मेला। ये जो श्री जी का मेला है ये कहां पर लगता है, डिग्गी टोंक में। हालांकि अशोक जी गहलोत ने, यानी कि अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 3 जिलों की और घोषणा की थी। अब क्या पता वो पैर चलेंगे ही नहीं चलेंगे, लेकिन मालपुरा की भी घोषणा की थी इस दौरान उन्होंने। तो मालपुरा, अगर मालपुरा बन जाता है तो डिग्गी उसके अंदर आ जाएगा, अगर नहीं बनता है तो ये डिग्गी टोंक में ही रहने वाला है। अब इधर बात कर लेते अपन शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष में दोस्तों कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले जो आएगी, अपन ने छोटी तीज पढ़ी थी दोस्तों उधर, उसके बारे में पूरी डिटेल अपन ने पढ़ ली थी। तो यहां पर सिंपल लिखेंगे छोटी तीज, श्रावण
शुक्ल तृतीया, इसकी डिटेल अपन ने प्रसिद्ध तीज के अंदर पढ़ ली थी, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं पीछे बैक जाके। इसके बाद में आती है नाग पंचमी, इसके बारे में भी आपको एक रहस्य है जो बताने वाला हूं। श्रावण शुक्ल पंचमी, बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे टीचर इसको कृष्ण पक्ष में भी पढ़ाते हैं दोस्तों, लेकिन ये कृष्ण पक्ष के में नहीं आकर ये कहाँ आती है, अपने शुक्ल पक्ष में आती है। आपको शुक्ल पक्ष ही ध्यान रखना है। इसके बाद में आती है सीधी आपके सामने कौन, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो कब आता है दोस्तों, श्रावण की पूर्णिमा के दिन। इस दिन के बाद अमरनाथ जी के दर्शन बंद हो जाते हैं। सारी नॉलेज ले लो आप, कहीं दूर से दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अमरनाथ जी के दर्शन क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहेंगे आपके पास में श्रावण के महीने में जो त्योहार होते हैं वो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए, आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। सबसे पहले कृष्ण पक्ष की अपन बात करते हैं तो उसमें निड्री नवमी आती है। इस दिन क्या होता है दोस्तों, नेवलों की पूजा की जाती है। इसके बाद में सीधा कौन सा त्योहार आता है, हरियाली अमावस्या का। इस दिन राजस्थान में 3 सुप्रसिद्ध मेले लगते हैं। वैसे तो लगने को बहुत सारे लगते हैं, लेकिन जो अपने को याद रखने हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो कितने हैं, 3। सबसे पहले की अगर अपन बात करते हैं तो वो कहां पर है, कल्प वृक्ष का मेला जो मांगले आवास के अंदर पड़ता है आपके, वहां पर लगता है। वहां पर नर और मादा का एक जोड़ा है जो पेड़ में से लिपटा हुआ है, आप कभी जाना, बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है वो। उसके बाद में बात करते हैं गुरुद्वारा जो बूढ़ा जोहड़ के अंदर है, और बूढ़ा जोहड़ पड़ता है रायसिंह नगर में। रायसिंह नगर एक कस्बा है जो श्रीगंगानगर जिले में पहले आता था, और वर्तमान में जो नया जिला बना है अनूपगढ़, उसमें पड़ता है ये। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों इस गुरुद्वारे की, ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा होने के साथ साथ में भारत का दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ये सिख समाज का। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है भारत का वो है अमृतसर के अंदर, और अमृतसर वाले को अपन क्या कहते हैं, गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़। कहां पर है ये, रायसिंह नगर के अंदर। क्या कहलाता है ये वाला जो गुरुद्वारा है बूढ़ा जोहड़ के अंदर, ये क्या कहलाता है, राजस्थान का स्वर्ण मंदिर। क्योंकि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और राजस्थान का पहला सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, और ये रायसिंह नगर क्या कहलाता है दोस्तों, राजस्थान का अमृतसर। और मुख्य जो अमृतसर है वो कहां पर है, वो पंजाब के अंदर है। तो आप कह दोगे कि भाई श्री गंगानगर को पंजाब कहा जाता है राजस्थान का, नहीं, राजस्थान का जो पंजाब है, राजस्थान का पंजाब, वो कहते हैं अपन सांचौर को। राजस्थान का पंजाब कौन सा है, सांचौर है, और यही कहलाता है। श्री गंगानगर तो क्या कहलाता है, राजस्थान का अन्नागार। राजस्थान का अन्नागार कहलाता है, या अन्न का कटोरा कहलाता है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। अब अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कौन से जिले में चलती है राजस्थान के, तो वहां पर भी कौन आएगा, आपके श्री गंगानगर ही आने वाला है। ठीक है, और अगर एक और अपन बात करें कि राज्य जो राजस्थान अपना राज्य है, इसमें सबसे ज्यादा जो तिरछी किरणें सूर्य की पड़ती है वो भी कौन से जिले में पड़ती है, तो वो वहां पर भी कौन सा जिला आने वाला आपके सामने, श्री गंगानगर। तो ये आपके सामने उस चीज की नॉलेज हो गई कि राजस्थान का जो स्वर्ण मंदिर है वो किसे कहते हैं, बूढ़ा जोहड़ के गुरुद्वारे को कहते हैं। और राजस्थान का अमृतसर कौन है दोस्तों, रायसिंह नगर कहलाता है। जबकि राजस्थान का पंजाब कौन है, वो सांचौर को कहते हैं। सांचौर पहले जालौर में आया करता था, लेकिन वर्तमान में ये खुद भी जिले के अस्तित्व में आ गया है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का अन्नागार या अन्न का कटोरा, सॉरी, राजस्थान का अन्न का कटोरा है ये दोस्तों, राजस्थान का अन्न का कटोरा है ये, जो श्री गंगानगर में, मतलब श्री गंगानगर को कहा जाता है राजस्थान का अन्न का कटोरा।
तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आज जो अपनी क्लास थी वो एक सामान्य जानकारी चल रही थी शुरू में, लेकिन उसके बाद में मैंने महीनों के हिसाब से आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था दोस्तों। जो सबसे ज्यादा त्योहार वाला महीना और सबसे ज्यादा मेलों वाला जो महीना रहेगा आपके सामने, वो कौन सा रहेगा? भाद्रपद का महीना। उसको अपन अगली वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आज की क्लास अपन यही खत्म करेंगे। हालत थोड़ी आज नरम ही है, मैंने पहले ही बताया था क्लास शुरू होने से पहले, गले से बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस डालने का जो हमने प्रण लिया है इसको हम छोड़ नहीं सकते, और क्लासेस ऐसी डालेंगे कि आपको मतलब कहीं दूसरी और जगह से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम एप्लीकेशन पे डालने के साथ साथ में आपको यूट्यूब के माध्यम से भी आपको सारी क्लासें प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसमें संपूर्ण मैटर सम्मिलित होगा। मैं आपको एक आह्वान करता हूं, ये कहता हूं बात कि भाई कनकावती क्लासेस जो है इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सब तक, पूरे राजस्थान को छोड़कर पूरे भारत के अंदर हम शिक्षा को बढ़ाने वाले हैं। सारे टीचर की क्लास इस पे आने वाली है बहुत जल्द। अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है बिल्कुल कंटिन्यू रूप से चलेगी। आप अपना सहयोग, अपना प्रेम, अपना स्नेह बनाए रखें ताकि हमें बहुत ऊर्जा मिले और हम आपको सारी क्लासें अपलोड करके दे सकें। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास अच्छी लगती है आपको तो आप लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताएं। हमारे से कोई कमी रह रही है तो आप कमेंट में बताएं, ये कमी है, इतना मैटर और डालो। आप जैसे कहोगे वैसे हम करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।